सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। अभी हाल ही में केइको फुजीमोरी आधिकारिक तौर पर किस देश के राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो सही उत्तर होगा पेरू। तो पेरू में अभी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे जिसको जीत लिया है केइको फुजीमोरी ने। तो अब ये पेरू देश की नई राष्ट्रपति होंगी। मैं आपको पेरू कंट्री ले चलता हूं, लेकिन उससे पहले हम अभी लेटेस्ट जिन भी देशों में नए लीडर बने थे वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे अभी गिनी देश में नए राष्ट्रपति बने मामाडी डोम्बोया, नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटैन, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया मोजताब खामेनेई को, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग, वियतनाम के नए राष्ट्रपति तो लाम, इराक का नया राष्ट्रपति चुना गया निजार अमेदी को, हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मैगियार, बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री रोमेन रादेव, कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति लौरा वर्जीनिया और युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी, इराक के प्रधानमंत्री अली फली कादिम, सेनेगल के नए प्रधानमंत्री अहमदो अल अमीनो लो, स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री जानेज जेंसा, डेनमार्क के फिर से प्रधानमंत्री बने मेटे फ्रेडरिक्सन, साउथ कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हॉन सियोंग सुक और इथोपिया के दोबारा प्रधानमंत्री बने अबी अहमद अली, आर्मीनिया के दोबारा प्रधानमंत्री बने निकोल पाशिन्यान और कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला। ठीक है, तो ये भी लेटेस्ट जिन भी देशों में नए लीडर बने थे वो मैंने आपको रिवाइज करा है, लेकिन आज हमने पेरू की बात करी है। तो ये रहा मैप में पेरू। ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है। कैपिटल जिसकी लीमा होती है, करेंसी है सोल और प्रेसिडेंट अब नई बन गई है, नाम है केइको फुजीमोरी। वैसे प्रधानमंत्री हैं अर्नेस्टो अल्वारेज। और पेरू से एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि पेरू ने अमेजोन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिए थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क करना क्योंकि अभी हाल ही में तीजन बाई का निधन हो गया। इनका संबंध किस लोक कला से था? तो आंसर होगा पंडवानी गायिका। तो मशहूर पंडवानी गायिका थी तीजन बाई जिनका भी निधन हो गया। वे छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी की सबसे प्रसिद्ध कलाकार थीं। उनके गुरु का नाम था उमेद सिंह देशमुख। पंडवानी क्या है? तो आप कहोगे छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक गायन शैली है जिसमें महाभारत की कहानियों को गीत, अभिनय और संगीत के माध्यम से सुनाया जाता है। और तीजन बाई कापालिक शैली की सबसे प्रसिद्ध कलाकार थी। इस शैली में कलाकार हाथ में एक तंबूरा लेकर खड़े होकर अभिनय करते हैं, संवाद और गायन के साथ कथा प्रस्तुत करते हैं। और ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ आंसर होगा। और इसके मशहूर कलाकार का नाम है तीजन बाई। लेकिन अभी इनका निधन हो गया तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको पद्मश्री मिल चुका है 1988 में, पद्म भूषण 2003 में और पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2019 में। ठीक है, अब निधन वाला प्रश्न है तो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम आपको रिवाइज कराते हैं जिनके हाल ही में निधन हो गए। जैसे कि भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार, इनका भी 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। मेहर कास्टेलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब इन्होंने जीता था, मुंबई से थी। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे। 2024 के लिए 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें दिया गया था और ये अवार्ड पाने वाले वो छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे। ये प्रश्न भी छत्तीसगढ़ से है। और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। और अभी जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है ना तारिक रहमान, वो इन्हीं के बेटे हैं। पर्यावरणविद थे माधव गौडगिल का निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन थे मनोज कोठारी का निधन हो गया, कोलकाता से थे। ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख सर मार्क टली का निधन हो गया, भारत की आवाज के रूप में उनको जाना जाता था। उसके अलावा पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे। डेविड जे फार्बर अमेरिका के थे, ये इंटरनेट का ग्रैंडफादर इनको कहा जाता था। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया, भारतीय मूल के थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी थे जिम विटेकर, इनका निधन हो गया। आशा भोसले जी का निधन हो गया। और कर्नल सोनम वांगचुक का निधन हो गया, भारतीय सेना के अधिकारी थे, लद्दाख का शेर उनको कहा जाता था। और लिली दास मलिक ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमिया महिला न्यूज रीडर थी, निधन हो गया। टेड टर्नर दुनिया का पहला 24x7 24 घंटे 7 दिन चलने वाला एक न्यूज चैनल था CNN, उसको इन्होंने शुरू किया था, निधन हो गया।
राजा रणधीर सिंह ये शूटर थे। वे 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में ट्रैप शूटिंग में गोल्ड जीता था और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय निशानेबाज बने थे। इसी तरह से भारत के एक प्रसिद्ध निशानेबाज और थे जसपाल राणा, इनका भी निधन हो गया। सुमन कल्याणपुर हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री की प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर थी, निधन हो गया। 2023 में पद्म भूषण मिला। सुभाष सी कश्यप भारत के प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव थे, निधन हो गया। ठीक है, तो ये इतने सारे मैंने आपको नाम रिवाइज कराए जिनका हाल ही में निधन हो गया, ध्यान में रखना। और आज जो हमने बात करी वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन हो, छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। तो वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले सबसे युवा क्रिकेटर हैं। उन्होंने सिर्फ 15 साल 3 महीने और 7 दिन यानी कि 15 साल 99 दिन की उम्र में भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया। अभी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला और इस तरह से वैभव ये भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। उन्होंने इस तरह से किनका रिकॉर्ड तोड़ दिया? देखो, अगर आप देखोगे महिलाओं में तो शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 15 साल 239 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। और वहीं पुरुषों में देखोगे तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, क्योंकि उन्होंने 16 साल 205 दिनों में टेस्ट डेब्यू किया था। तो दोनों का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। भारतीय महिला में देखोगे शेफाली वर्मा का, भारतीय पुरुष टीम में देखोगे तो सचिन तेंदुलकर। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन है। तो टेस्ट में अगर देखोगे तो सचिन तेंदुलकर 16 वर्ष 205 दिन। वनडे में देखोगे तो भी सचिन तेंदुलकर 16 वर्ष 238 दिन। और T20 इंटरनेशनल में अब वैभव सूर्यवंशी का नाम आएगा। 15 वर्ष 99 दिनों की उम्र में इन्होंने टेस्ट डेब्यू किया, T20 अंतर्राष्ट्रीय में डेब्यू किया। और ये तो हमने भारत में बात करी है। अगर पूरे विश्व में अगर आप बात करते हो तो फिर नाम आता है मारियन घेरासिम का। ये रोमानिया के प्लेयर हैं। 14 साल 16 वर्ष की उम्र में T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले वो खिलाड़ी हैं, वैभव सूर्यवंशी। आपको याद है अभी जो IPL 2026 हुआ था उसमें ऑरेंज कैप विजेता कौन थे? वैभव सूर्यवंशी। उसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन्हीं को चुना गया था। पूरे टूर्नामेंट में सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में इनको चुना गया था। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो भी चुना गया था इन्हीं को। मतलब सीजन का सबसे सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार इनको मिला था। और इस तरह से इस IPL सीजन में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर दोनों अवार्ड जीतने वाले वो पहले खिलाड़ी बने। तो वैभव सूर्यवंशी का नाम याद रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में नेमार ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे किस देश के लिए खेलते हैं? तो आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील के स्टार फुटबॉल प्लेयर हैं नेमार। और अभी उन्होंने 2026 फीफा वर्ल्ड कप जो चल रहे हैं वहां पे ब्राजील की नॉर्वे से हार के बाद, ब्राजील टीम हार गई है नॉर्वे से, तो उसके बाद इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने लगातार 16 साल 2010 से 2026 तक ब्राजील की राष्ट्रीय टीम के लिए खेला। अगर उनके करियर में अगर बात करें तो टोटल मैचेस 130 खेले हैं, टोटल गोल किए हैं 80। और इस तरह से ब्राजील के पुरुष फुटबॉल इतिहास के सबसे ज्यादा गोल करने वाले वो खिलाड़ी हैं। लेकिन अभी उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, तो याद रखेंगे हम ये बात। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न दे रहा हूं मैं। अभी जो 2026 फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है 3 देशों में चल रहा है, नाम बताओ तीनों देशों के। और उनके मैस्कोट के नाम भी अगर आपको याद है, शुभंकरों के नाम, तो वो भी आपको बताने हैं। बाकी कुछ और इस साल जिन भी खिलाड़ियों ने अपने अपने खेलों से संन्यास लिया वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। क्रिकेट में अगर सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने अभी तक संन्यास लिया इसी साल की बात कर रहे हैं, जैसे उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर हैं, ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है एलिसा हेली, उन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। न्यूजीलैंड के प्लेयर केन विलियमसन ने भी संन्यास ले लिया। इंग्लैंड के बेन स्टॉक, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। वहीं एथलेटिक्स में बात करोगे तो जिनसन जॉनसन केरल के हैं, भारत के मशहूर धावक हैं, संन्यास ले लिया। बैडमिंटन में बात करेंगे साइना नेहवाल ने संन्यास लिया। और डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने भी संन्यास ले लिया। फुटबॉल में अभी तक हमने देखा था ब्रिटेन के फुटबॉल खिलाड़ी हैं काइल वॉकर, इन्होंने संन्यास ले लिया। और आज हमने देखा ब्राजील के
प्लेयर है नेमार, इन्होंने भी फुटबॉल से संन्यास ले लिया। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रही भारत की सबसे बड़ी रेल टनल बोरिंग मशीन का संबंध किस परियोजना से है? तो आंसर होगा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मुंबई के विक्रोली में सुरंग बनाने का काम अभी शुरू हो गया है। इस काम में भारत की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। मुंबई में टोटल 21 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग अंडरग्राउंड टनल बननी है। इसमें से 5 किलोमीटर सुरंग पहले ही बन चुकी है, जबकि 16 किलोमीटर सुरंग अब ये जो टनल बोरिंग मशीन है इससे बनाई जाएगी। ये भारत की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन है। इस मशीन की अगर लंबाई की बात करोगे तो 96 मीटर ये लंबी है, 13.6 मीटर ये चौड़ी है, लगभग 3100 टन इसका वजन है। अच्छा, जब बुलेट ट्रेन आ जाएगी तो ये मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर चलेगी, जो कि कितना लंबा होगा? 508 किलोमीटर लंबा होगा। और इसकी जो संचालन स्पीड होगी वो कितनी होगी? 320 किलोमीटर प्रति घंटा, जिससे 6 से 7 घंटे का जो सफर है वो दो घंटे के आसपास आप कवर कर लोगे, 2 घंटे में कवर कर लोगे। यहाँ पे सुरंग को मजबूत और पानी रोधी बनाने के लिए 7700 कंक्रीट रिंग लगाए जाएंगे। और इसमें कौन सा देश हमारी मदद कर रहा है? तो जापान इसमें हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना बुलेट ट्रेन ये चलेगी मुंबई अहमदाबाद रूट पर। अभी इसका टनल बनाने का काम शुरू हो गया है मुंबई में। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में ड्री फेस्टिवल ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। इस फेस्टिवल को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। ड्री उत्सव या ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में रहने वाली अपतानी जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ये अपतानी जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण ये कृषि उत्सव है, फसल उत्सव है। हर साल 5 जुलाई को ये मनाया जाता है। इस उत्सव को मनाने का उद्देश्य है अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करना और आने वाली फसल भी अच्छी हो इसकी प्रार्थना करना। जब ये उत्सव मनाते हैं तो यहाँ पर एक पारंपरिक नृत्य किया जाता है जिसको दामिंडा कहा जाता है। तो ये जो उत्सव है ये अपतानी जनजाति की संस्कृति, परंपरा और एकता को दर्शाता है। तो कौन सा उत्सव है? ड्री उत्सव। कहाँ मनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो अपतानी जनजाति के द्वारा। ये बात ध्यान देखो, मैं आपको दिखा भी दूं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। भारत में ड्री महोत्सव ये कहां पर मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा आप तो बता दोगे, अरुणाचल प्रदेश। पहले कुछ फेस्टिवल्स हम रिवाइज करते हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश भी घुमा के लाऊंगा। देखो, अट्टुकल पोंगल त्योहार केरल में मनाया जाता है, 10 दिनों तक चलता है। हट्टिर रसाला उत्सव महाराष्ट्र के जलाना शहर में मनाया गया। जनजातीय कला महोत्सव 2026 नई दिल्ली में। जल महोत्सव 2026 अभियान शुरू हुआ था गुजरात में। आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026 ये मनाया गया छत्तीसगढ़ में। पंचू डोला उत्सव उड़ीसा में। चापचार कुट महोत्सव मिजोरम में मिजो जनजाति के द्वारा। भारत जनजाति महोत्सव नई दिल्ली में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। माधवपुर घेड़ मेला इसका आयोजन हुआ था गुजरात में। अब अरुणाचल प्रदेश की हमारी बात है तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल ईटानगर है, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, गवर्नर है केटी परनायक। बाकी आपको बताया भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश। यहीं पर कुछ प्रमुख दर्रों की बात करें, माउंटेन पास, तो बोमडिला हो गया, दिफू हो गया, दिहांग हो गया, योंगयाप हो गया। नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व ये आपको यहीं मिलेगा। यहाँ का राजकीय पशु मिथुन हो गया, गयाल। पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। फूल है द्रौपदी माला। वृक्ष है होलोंग। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश है। ये कुछ स्टैटिक प्रश्न ध्यान में रखना। और ड्री महोत्सव आज हमने पढ़ा, उसका संबंध भी अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है, अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत की 24वीं तेल रिफाइनरी का उद्घाटन ये कहां पर हुआ? तो अभी आंसर होगा राजस्थान। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का उद्घाटन किया। इस रिफाइनरी की जो कुल लागत है वो कितनी है? 79,459 करोड़ रुपए। और कह सकते हो ये देश की तो 24वीं है और राजस्थान की पहली ऑयल रिफाइनरी है। ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है? यहाँ पे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल को साफ करके उपयोगी उत्पाद उससे बनाए जाते हैं, जैसे पेट्रोल बना लो, डीजल, LPG, प्लास्टिक बनाने वाले रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, मतलब ये सब आप यहाँ पर बनाते हो। अच्छा, इस रिफाइनरी की खास बात क्या है? तो आप कहोगे ये पिछले लगभग 10 सालों में भारत की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का मतलब होता है ग्रीन फील्ड, इस शब्द का मतलब ये होता है, ग्रीन फील्ड का मतलब कि बिल्कुल नए सिरे से आप इसको बना रहे हो।
जीरो लेवल से, ग्राउंड खरीद रहा, वहां पे बिल्डिंग बनाई, मशीनें डाली, तो जीरो लेवल से बना रहे हो। और इसकी जो क्षमता है 9 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन की इसकी क्षमता है। इसमें पेट्रोकेमिकल्स भी बनाए जाएंगे और ये राजस्थान के बाड़मेर के तेल क्षेत्रों के पास है, इसलिए कच्चा तेल लाने की जो लागत होगी वो भी कम होगी, तो इससे फायदा होगा। भारत में पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन बढ़ेगा। प्लास्टिक उद्योग के लिए जरूरी कच्चा माल देश में ही मिलेगा। कई पेट्रोकेमिकल उत्पादों के आयात यानी कि इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता कम होगी। भारत के वैश्विक रिफाइनिंग हब बनने के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। भारत अभी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग देश है और सरकार का लक्ष्य है 2030 तक रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाना, ताकि भारत दुनिया का प्रमुख रिफाइनिंग हब बन सके। ठीक है, तो ये तो सब थ्योरेटिकल बातें हैं। जो मेन बात हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है वो यही है, मोदी जी ने अभी कहाँ पर जो ऑयल रिफाइनरी का उद्घाटन किया, राजस्थान में भी कहा, बालोतरा जिले के पचपदरा में। ये HPCL की राजस्थान रिफाइनरी प्लांट है, देश का 24वां और राजस्थान का पहला ऑयल रिफाइनरी है। अब राजस्थान में बना है, राजस्थान में उद्घाटन किया गया, तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल जयपुर हो गई है, मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, ये डेप्यूटी CM है यहाँ पे। गवर्नर है हरिभाऊ बागड़े। राजकीय पशु चिंकारा हो गया, ऊंट हो गया। राजकीय पक्षी है गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजकीय पुष्प है रोहिड़ा। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। बाकी रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये सब आपको यहाँ मिलेंगे। और भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की अगर झील आपसे पूछते हैं, इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, तो वो सांबर लेक है जो आपको राजस्थान में मिलेगी। ठीक है, अच्छा ये भी देखो कि लंदन की प्रसिद्ध पत्रिका टाइम आउट ने दुनिया के 20 सबसे बेहतरीन कला और संस्कृति वाले शहरों की सूची जारी की थी। इस सूची में भारत से केवल जयपुर को जगह मिली है और इस लिस्ट में देखोगे तो ये 18वें स्थान पर रहा। थेवा कला, ये राजस्थान के प्रतापगढ़ की लगभग 400 साल पुरानी पारंपरिक हस्तकला है। अभी न्यूज में क्यों थी? क्योंकि मोदी जी जब स्लोवाकिया गए थे तो वहां के राष्ट्रपति को जो है पीटर पेलेग्रिनी, उनको थेवा डिजाइन वाले कफलिंक जो कि एक तरह के आभूषण है वो उन्होंने उपहार में दिए थे। इस कला को 2014 में GI टैग में मिल चुका है। अभी 29 नंबर का राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था, कहां पर? जयपुर राजस्थान में ही। ठीक है, तो ये सब राजस्थान से बातें हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह का नवा सत्र किस शहर में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो भारत पहली बार संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन यानी कि अंकटाड, इसके उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता कर रहा है और इसका आयोजन हुआ 6 से 8 जुलाई तक। कहां पर? जेनेवा में। यहाँ पे भारत की ओर से निधि खड़े ये भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अच्छा, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इसका मतलब हो गया अंग्रेजी में। ये अंकटाड की उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह है क्या ये? तो आपको हो गया ये एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जहां अलग अलग देशों के अधिकारी मिलकर यह चर्चा करते हैं कि उपभोक्ताओं कंज्यूमर्स के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा कैसे की जाए। यहाँ पे देश अच्छे कानून और अनुभवों को साझा करते हैं, नई चुनौतियों जैसे ऑनलाइन खरीदारी, डिजिटल धोखाधड़ी पर चर्चा करते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं। अच्छा, पहले अंकटाड की ही बात करते हैं। अंकटाड मतलब होता है यूनाइटेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना होती है 1964 में और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा आपको। और उसकी हेड कौन है? रेबेका ग्रिंसपैन, जो कि कोस्टा रिका से हैं। अब इसी तरह से भारत से कुछ और संबंधित प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। एक हमने पढ़ा था भारत हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हो गया और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का भी अध्यक्ष चुना गया था। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। और भारत को कोलंबिया के 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना गया था। और एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का 17वां देश बना। 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष भी बनाया गया भारत को। और इस साल आपको बताइए ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है भारत, 18वां संस्करण है। भारत को 2025 से 2028 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस
के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया और यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया वी श्रीनिवास को। भारत को 3 सालों के लिए 2026, 27, 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसोक के सदस्य के रूप में चुना गया। भारत 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बन गया। 2025 के लिए किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया? तो भारत आंसर होगा। और भारत को नारकोटिक ड्रग आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। पहली बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत को समुद्री नौवहन सहायता के अंतरराष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष भी चुना गया था, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। ओके, तो ये सारी बातें भारत से आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 जुलाई को। हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, वर्ल्ड जूनोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य लोगों को उन बीमारियों के बारे में जागरूक करना जो जानवरों से इंसानों में या इंसानों से जानवरों में फैल सके। इन्हीं को जूनोटिक रोग कहा जाता है। अच्छा, 6 जुलाई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 6 जुलाई 1885 को वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, लुई पास्चर, उन्होंने रेबीज का पहला सफल टीका एक बच्चे को लगाया था जिसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। और इसी की याद में 6 जुलाई को हम ये विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि रेबीज जो रोग है वो जानवरों से इंसानों में फैलता है। ठीक है, तो ये दिवस आप ध्यान रखेंगे। अभी देख लेते हैं जुलाई में कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, 1 जुलाई को जीएसटी डे, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी था, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस के रूप में भी हमने मनाया, और अभी ये जूनोसिस डे भी हम देख रहे हैं 6 जुलाई को ही होता है। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी डेली इनकी पीडीएफ और प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिल जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया, तो आंसर होगा 6 जुलाई को। फिर पूछा I2C प्रोजेक्ट किन 3 देशों को जोड़ने वाला सबमरीन केबल सिस्टम है? इंडिया, मलेशिया और सिंगापुर। फिर पूछा भारत के पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? गूगल इंडिया। फिर पूछा कि अभी 77वां वन महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 1 से लेकर 7 जुलाई तक। और भारत के उप सेना प्रमुख बन गए अभी 1 जुलाई से संदीप जैन। फिर पूछा ICC मेंस T20 इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने? ईशान किशन। फिर पूछा अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने FCRA 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फिर पूछा राज्य सरकार ने 2026 से 2036 के लिए डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी, किसने? उड़ीसा ने। फिर पूछा नमो स्वच्छता अभियान और अमृतपान अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा गुजरात। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था अभी 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स ये किसने लागू किया? तो यूरोपियन यूनियन ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।